बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पंक्चुएशन मार्क्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स क्या हैं, पंक्चुएशन मार्क्स के रूल्स क्या हैं, यूजेस क्या हैं। दिस इज़ द बेस्ट एवर वीडियो ऑन पंक्चुएशन मार्क्स। मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ कि अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम रूल्स को, हम यूजेस को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो आपको कोई और वीडियो देखने की या कहीं और से समझने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इजी लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान वीडियोस लेके आता है। सो अलकलम गाइडेंस इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी यूजेस ऑफ कोमा। रूल नंबर 1, use a comma to separate independent clauses when they are joined by any of these several coordinating conjunction। जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को मिला रहे होते हैं, किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं फैन वॉइस, एंड, बट, फॉर, और, नोर, सो, येट। एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का क्या मतलब है? क्लॉजेस क्या होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और प्रॉपर प्रेडिकेट होता है जो अपना कंप्लीट मीनिंग देता है और वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ लेटर एंड आयशा इज रीडिंग अ बुक। सो इसके बीच में ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। हमने एंड का यूज किया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया, तो इससे पहले हमें क्या यूज करना है? कोमा। इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोमा, फैन वॉइस यानी कि कोई भी एंड, बट, फॉर, और, नोर, सेट, सो, येट, फिर प्लस एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, द गेम वॉज ओवर, कोमा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द गेम वॉज ओवर, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने पहले क्या यूज करना है? कोमा। द क्राउड रिफ्यूज्ड टू लीव। सो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी लगेगा उससे पहले हमने कोमा लगाना है। द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड हर क्वेश्चन, कोमा, येट द इंस्ट्रक्टर स्टिल डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। इस एग्जाम्पल में भी दो कोऑर्डिनेटिंग, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ है, येट। Next example is yesterday was her brother's birthday, comma, so coordinating conjunction she took him out to dinner। so दो independent clauses और coordinating conjunction हमने यूज किया, तो इससे पहले हमने कोमा लगाना है। ये रूल है, रूल नंबर 1। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आई एम 200% श्योर कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। आप क्लियर हो जाएंगे। पंक्चुएशन मार्क जब भी आप यूज करेंगे इंग्लिश में, आप कोई पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप वैसे लर्निंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप हम यूज कर पाएंगे और बिल्कुल सही तरीके से यूज कर पाएंगे। रूल नंबर 2, यूज कोमास टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज रिटन इन सीरीज। जब भी हम 3 या 3 से ज्यादा लफ्जों को आपस में सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं? 3 या 4 ऐसे लफ्ज जो कि पूरा सेंटेंस ना हो, जिसमें सब्जेक्ट और पूरा प्रेडिकेट ना हो, ठीक है? जैसे अंडर द टेबल, अंडर द टेबल मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सो इसलिए फ्रेज होगा। तो फ्रेजेस के बीच में भी हम लगा सकते हैं, या फिर क्लॉजेस के बीच में। जब भी हम सीरीज में लिखेंगे, रिटन इन सीरीज का क्या मतलब है? ज्यादा सारे उसी से रिलेटेड वर्ड्स लिखेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। For example, the Constitution establishes the legislative, executive, and judicial branches of government। So ये आपने सीरीज देखी है, legislative, executive and judicial, ये सीरीज है। इसके बीच में ये वर्ड्स हैं तीनों, तो वर्ड्स के बीच में हम कोमा यूज कर सकते हैं। जैसे रेड, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू आर माई फेवरेट कलर्स, तो रेड, पिंक एंड ग्रीन के बीच में कोमा लगेगा। सेकेंड है, द कैंडिडेट प्रोमिस्ड टू लोअर टैक्सेस, ये फ्रेज है। आप टू लोअर टैक्सेस, कोमा, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कोमा, रिड्यूस क्राइम एंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये हम फ्रेजेस है और फ्रेजेस के बीच में भी यहाँ पे हमने कोमा यूज किया। टू लोअर टैक्सेस, कोमा, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कोमा, रिड्यूस क्राइम, कोमा, एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी हमारे पास सीरीज में इस तरह से कोई चीज लिखी होगी, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो फ्रेजेस हो, या फिर वो क्लॉजेज हो। अच्छा, थर्ड सेंटेंस में देखिए, क्लॉजेस के बीच में हमने कोमा कैसे यूज किया। आई डोंट केयर
whom you see, comma, where you go, comma, और what you do. so whom you see, इसमें you आपने देखा सब्जेक्ट और एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये क्लॉज है, तो हमने क्लॉजेस के बीच में भी कोमा यूज़ किया है क्योंकि ये सीरीज में दिए हुए थे। 3 हमने सेंटेंसेस को मिलाया हुआ है, 3 क्लॉजेस को मिलाया हुआ है, तो हमने इसके बीच में कोमा यूज़ करना है। जब भी हमारे पास 3 वर्ड्स होंगे, 3 फ्रेजेस होंगे या फिर 3 क्लॉजेस सीरीज में दिए होंगे, उसके बीच में हमने कोमा यूज़ करना है, जैसा कि आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा है। Rule number 3. Use a comma after a dependent clause and that starts a sentence. देखो हमने पीछे पढ़ा था कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में तो मस्ट हमने कोमा यूज करना है, दोनों अगर इंडिपेंडेंट है और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, कुछ भी। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये कैसे पता चलेगा? डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इन वर्ड से शुरू होता है, वेयर एवर, इफ, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इन वर्ड से डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कि अगली लाइन पे डिपेंड कर रहा होता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो अगली लाइन पे डिपेंड कर रहा होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट रनिंग, कोमा, आई सॉ अ डक। जब भी डिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज होगा और इंडिपेंडेंट बाद में यूज होगा, उसके बीच में हमने कोमा लगाना है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लगा हुआ और डिपेंडेंट बाद में, तो फिर हमने कोमा बिल्कुल नहीं यूज करना। लेकिन अगर डिपेंडेंट पहले यूज किया हुआ, इंडिपेंडेंट बाद में, तो हम कोमा यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट रनिंग, व्हेन आई वेंट रनिंग, तो जब मैं भाग रहा था। सो अब ये क्या हुआ कि जब मैं भाग रहा था, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये अगली लाइन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद हम कोमा यूज करेंगे। एंड इसके बाद है आई सॉ अ डक, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू आर गोइंग टू यूज इम्प्रॉपर लैंग्वेज, कोमा, प्लीज लीव द बार, इसमें भी डिपेंडेंट पहले यूज किया तो हमने कोमा यूज करके इंडिपेंडेंट लगाया। वेयर एवर यू गो, कोमा, आई विल फॉलो। सो इस तरह से हमने डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कोमा यूज करना है और उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना है। रूल नंबर 4, यूज कोमास टू सेट ऑफ फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस कंट्रास्ट। कोई भी ऐसी फ्रेज जो कि कंट्रास्ट को एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सम से दैट वर्ड विल एंड इन आइस नॉट फायर। तो आपने देखा ये कंट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, आइस नॉट फायर। सो इसके बीच में हम नॉट फायर से पहले हमने कोमा यूज करना है। अब जैसे द पपीज वर क्यूट, कोमा, बट वेरी मेसी, तो ये भी हम कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट में एक्सप्रेस कर रहे हैं फ्रेजेस को, बट वेरी मेसी। सो इससे पहले भी हमने क्या यूज करना है? कोमा। तो जहां पे भी हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे किसी भी कंट्रास्ट को, सो उससे पहले हम कोमा यूज करेंगे। रूल नंबर 5, यूज अ कोमा व्हेन अ कंजंक्टिव एडवर्ब बिगिंस, इंटरप्ट और कंक्लूड अ सेंटेंस। जब भी कंजंक्टिव एडवर्ब से या तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा या कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आएगा या फिर सेंटेंस को कंक्लूड कर रहा होगा, एंड पे आएगा, तो हम यूज़ करेंगे कोमा। कैसे? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब्स ये होते हैं अकॉर्डिंगली, हाउएवर, ये वाले वर्ड्स कंजंक्टिव एडवर्ब होते हैं। Likewise, on the other hand, also, indeed, meanwhile, on the contrary, as a result, instead, moreover, still, consequently, in addition, nevertheless, therefore, for example, in fact, otherwise, thus, furthermore, in other words. For example, however, तो however is a conjunctive adverb, इसके बाद हम हमेशा कोमा यूज करेंगे। I assure you, comma, the organization is of international scope. Next है nonetheless. Nonetheless is another conjunctive adverb, comma, that is the proposition. Mr. Stewart said. The man forgot, comma, however, comma, where he had placed his keys. सो कंजंक्टिव एडवर्ब चाहे सेंटेंस के बीच में आ रहे हो, सेंटेंस के शुरू में आ रहे हो, उसके बाद हमने हमेशा कोमा यूज करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज यूज अ कोमा टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच। कोटेड मार्क्स के अंदर जो स्पीच होती है फ्रॉम रिपोर्टिंग स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, कोरा सेड, कोमा,
अब रिपोर्टेड स्पीच से पहले हम कोमा यूज़ करेंगे। इट्स टाइम टू गो बैक, ऑल पाथ्स गो द सेम प्लेस, कोमा ही आंसर्ड, यू आरंट मेकिंग सेंस, कोमा आर्थर सेड। तो जो हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ करते हैं। नंबर 7, यूज़ अ कोमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स। इंट्रोडक्टरी जब भी एलिमेंट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कोमा यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड द टेस्ट, कोमा ही लेफ्ट द रूम, टू गेट अ सीट, कोमा you would better come early, after the test, comma I went jogging। so इस तरह के वर्ड्स जब भी हम यूज़ करेंगे, इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो कोमा का यूज़ होगा। आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट के बाद आई वेंट जॉगिंग, मैं जॉगिंग करने चला गया। सो इससे पहले हमने कोमा यूज़ किया। आफ्टर द टेस्ट, कोमा आई वेंट जॉगिंग। रूल नंबर 8, यूज़ अ कोमा टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक यस, नो, ओ, well। For example, oh, comma, it's quite authentic, comma, Mr. Stewart answers, yes, comma, Mr. Slivers, Mr. Stewart sounded pleased, no, comma, I don't think so, comma, she replied, well, comma, perhaps he mean to no harm। सो जब भी ये वाले वर्ड्स यूज़ होंगे, येस, नो, ओह, वेल, तो इन सब वर्ड्स के बाद हम कोमा यूज़ करेंगे। इन सब वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए, सब के सब क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। नो, येस, ओह, वेल, सो इन सब को सेपरेट करने के लिए भी हम कोमे का यूज़ करते हैं। नंबर 9, यूज़ कोमास टू सेपरेट 2 और मोर कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन। ठीक है, जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स को सेपरेट करना चाहते हो जो कि एक ही नाउन से रिलेटेड हो तो हम कोमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द बोर्ड, कोमा, रेस्टलेस क्राउड बिगेन टू शाउट। अब क्राउड के बारे में हम 2 सेम नाउन के बारे में 2 कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करें, नाउन को डिस्क्राइब करें। अब क्राउड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बोर्ड एंड रेस्टलेस, ये दोनों साथ आए हैं तो हम इसके बीच में कोमा यूज़ करेंगे। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है, शी एट दी स्वीट जूसी, तो स्वीट एंड जूसी अलग अलग कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं। एप्पल, एप्पल से रिलेटेड है, विद अ वेंजियंस, सो स्वीट एंड जूसी के बीच में हम कोमा यूज़ करेंगे। मरियम्स लाइट ब्लू ड्रेस फ्लटर्ड इन द ब्रीज, अब ये नॉन कोऑर्डिनेट है। लाइट ब्लू एक ही वर्ड है, लाइट ब्लू अलग अलग वर्ड नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। अब इसी तरह शी ओफन वोर अ ग्रे वूल शॉल, ग्रे वूल एक ही वर्ड है, सो इसके बीच में हम यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होंगे, सेम नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, तो हम कोमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 10, यूज़ कोमा व्हेन डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन और समथिंग इन अ सेंटेंस। जब आप डायरेक्टली किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो या डायरेक्टली किसी के बारे में बात कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, तो हम कोमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हेवन्स सेक, कोमा, कोरा, कोरा को हम कह रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, कोमा, लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम। हैरी, कोमा, व्हाट कलर ऑफ आईज हैव यू गोट। सैम, कोमा, यू शुडंट हैव येलो आईज। हियर यू आर, हैरी, सो हमने कोमा यूज़ किया। जब भी हम डायरेक्टली किसी को भी एड्रेस कर रहे होंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी पर्सन को हम बुला रहे होंगे, तो उससे पहले हमने कोमा यूज़ करना है। कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, सो उससे पहले हमने कोमा यूज़ करना है। जैसे आपने इन चारों सेंटेंसेस में देखा, नेम्स जहाँ पे भी आए उससे पहले हमने कोमा लगाया। कोरा से पहले कोमा लगाया। हैरी, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ गया, हैरी के बाद कोमा, सैम के बाद कोमा, और जो फोर्थ सेंटेंस है, हेयर यू आर, कोमा, हैरी। रूल नंबर 11, यूज़ अ पेयर ऑफ कोमाज इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस टू स्टार्ट क्लॉजेज, phrases and words that are not essential to the meaning of this sentence। अच्छा, बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिससे रेलिवेंट बात की जा रही होती है लेकिन वो सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा नहीं करते। अब फॉर एग्जाम्पल, द पेंसिल दैट आर ब्लू इन कलर इज़ माई फेवरेट, सो दैट अ ब्लू इन कलर, ये एडिशनल है, एडिशनल वर्ड्स हैं, इससे पहले हमें कोमा लगाना चाहिए, कोई सेंटेंस के मीनिंग में नहीं इजाफा करे। अब यहाँ पे भी आप देखें, दैट ट्यूसडे, कोमा, विच हैपन्स टू माई बर्थडे,
कोमा इज द ओनली डे व्हेन आई एम अवेलेबल टू मीट। अब मेन बात क्या है कि इज द ओनली डे व्हेन आई एम अवेलेबल, कि उसी दिन में आपको मिलेगा ट्यूसडे को। अब ये जो बीच में जितने वर्ड्स है ट्यूसडे के बाद, विच हैपन्स टू माई बर्थडे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है, इससे पहले हम हमेशा कोमा यूज़ करते हैं। इसी तरह आप देखें, दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी गुड, द फूड ऑन द अदर हैंड कोमा इज़ रादर टेस्टलेस। अब फूड के बारे में बात हो रही है, इज़ रादर टेस्टलेस, इसमें जो ऑन द अदर हैंड है ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो मिडल ऑफ द सेंटेंस में आ जाते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद हम यूजुअली यूज़ करते हैं, उससे पहले हम कोमा यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। इसी तरह इलेन टेरी कोमा हु रोट लेटर्स टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वॉज अ फेमस एक्ट्रेस। अब मेन बात क्या हो रही है कि इलेन टेरी एक फेमस एक्ट्रेस है। अब बीच में ये जितनी भी लाइन आई है, हु रोट लेटर्स टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा का यूज़ किया। रूल नंबर 12, सेपरेट अ रीनेमर एंड अपोजिटिव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद अ कोमा। अब रीनेमर क्या होता है? रीनेमर मीन्स कि जो सब्जेक्ट है ना उसको डिफाइन किया हुआ है, उसको एक सेंटेंस में डिफाइन किया हुआ है, उससे हमें रीनेमर कहते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर जॉन कोमा द फोरमैन एट द प्लांट कोमा इज ऑन लीव टुडे, सो द फोरमैन एट द प्लांट। अब उसको डिफाइन किया हुआ है कि मिस्टर जोन्स है क्या, तो अब हमने इसको सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ किया। अब इस तरह जैन कोमा अ फेमस ट्रायल लॉयर, जो कि लॉयर है, कोमा विल रिप्रेजेंट मिस्टर टिशमैन। सो इस तरह के रीनेमर जो भी होंगे, जो हम सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। द एप्पल दैट इज़ वेरी स्वीट, ठीक है, इज़ ऑन द टेबल, सो दैट इज़ वेरी स्वीट। तो ये एप्पल को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह के जितने भी रीनेमर्स होंगे इनको हम सेपरेट करने के लिए सेंटेंस से हमेशा कोमा यूज़ करेंगे। नंबर 13, यूज़ कोमा टू सेपरेट टैग क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। टैग क्वेश्चन क्या होता है? ये 2 या 3 वर्ड्स को मिला के क्वेश्चंस होते हैं जो हम सेंटेंस के एंड में ज़्यादातर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैवंट बीन पाउलिंग अप इन दोज रुइंस, हैव यू। सो हैव यू टैग क्वेश्चंस है, इनको सेपरेट करने के लिए हैव यू से पहले हमने कोमा यूज़ किया। इसी तरह यू आर इन अ गुड मूड टुडे कोमा आरंट यू, सो आरंट यू ये टैग क्वेश्चंस है, इसको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा यूज़ किया। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबडी कोमा डू यू। सो डू यू ये जो 2 वर्ड्स हैं ये टैग क्वेश्चंस हैं। टैग क्वेश्चंस को बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। यू, आरंट यू, डू यू, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये टैग क्वेश्चंस होते हैं। सो इनको हम हमेशा इनसे पहले कोमा यूज़ करते हैं पूरे सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए। कोमा के यूजेस बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन्स के रूल्स क्या होते हैं, सेमी कॉलन्स के यूजेस क्या होते हैं। रूल नंबर 1, यूज अ सेमीकोलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ द क्लॉजेज आर ऑलरेडी पंक्चुएटेड विद कोमास। अच्छा, यह रूल तो हमने कोमा में भी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में हम कोमा यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेंटेंसेस में कि हम पहले से कोमा यूज़ कर चुके हैं और फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट, एंड, फॉर ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो इनसे पहले हमने सेमीकोलन लगाना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल राइट विद अ वर्ड प्रोसेसर, हम पहले से कोमा यूज़ कर चुके हैं, कोमा, टैबलेट, कोमा और इवन अ फोन। सो अब जब भी हम पहले से कोमास क्योंकि यूज़ कर चुके हैं, तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी आएगा इससे पहले हमने सेमीकोलन यूज़ करना है। सेमीकोलन, बट, अदर्स कोमा, फॉर डिफरेंट रीजंस कोमा, चूज टू राइट विद अ पेन और पेंसिल। इसी तरह व्हेन आई फिनिश हेयर कोमा एंड आई विल सून कोमा, ये हम किस में यूज़ कर रहे हैं? क्लॉजेस के बीच में। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू। अब एंड आया, पहले से हम कोमास क्योंकि यूज़ कर चुके हैं क्लॉजेस के बीच में। अब जब भी एंड आएगा या इस तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएंगे, इससे पहले हमने सेमीकोलन यूज़ करना है। दैट इज प्रॉमिस आई विल कीप। रूल नंबर 2, two independent clauses can be joined into one compound sentence with a semicolon.
दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर उसके बीच में हमारे कभी भी हम वो यूज़ नहीं करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट एंड फॉर। अगर तो हमने बट एंड फॉर और ये चीज़ें यूज़ कर ली हैं तो फिर हम उससे पहले कोमा लगाएंगे। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और उसके बीच में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं लगाया हुआ तो याद रखिएगा उससे पहले हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज के बीच में हम सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑर्डर्ड अ चीज़ बर्गर फॉर लंच, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेमी कॉलन, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं लेकिन इससे पहले बीच में यूज नहीं किया गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसलिए हमने सेमी कॉलन यूज किया। वी हैव पेड आवर ड्यूज, सेमी कॉलन, वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज याद रखिए, जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं यूज हुआ होगा, अगर तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा तो हम कोमा यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं होगा तो हम सेमी कॉलन यूज करेंगे हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3, यूज अ सेमी कॉलन बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज इफ एनी ऑफ द आइटम्स कंटेन कोमास। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, there are basically two ways to write with a pen or pencil, comma, which is inexpensive and easily accessible, सेमीकोलन। सो हम पहले कोमा यूज़ कर चुके हैं। अब जो सेंटेंस को सेपरेट करेंगे, हम सेंटेंसेस को सेपरेट करेंगे। जो लिस्ट होंगे, लिस्ट के बीच में कोमा लगाएंगे, लेकिन जो दो सेंटेंसेस होंगे जैसे विच इज़ इनएक्सपेंसिव एंड इजीली एक्सेसिबल, सेमीकोलन, और बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर, कोमा, विच मोर एक्सपेंसिव बट क्विक एंड नीट। सो लिस्ट ऑफ सीरीज हैं ये, इसको हमने कोमा से ऑलरेडी कर दिया है। तो ये जो दो सेंटेंसेस को जब हम सेपरेट करेंगे, हमने फ्रेजेस को सेपरेट कर लिया कोमा से, लेकिन सेंटेंसेस को हम जब सेपरेट करेंगे तो वो हम सेमी कॉलन से करेंगे। जैसे विद अ पेंसिल और पेन और पेंसिल विच इज़ इन एक्सपेंसिव एंड इजीली एक्सेसिबल, ये एक पूरा सेंटेंस है, इसको हम सेपरेट करेंगे इस सेंटेंस से। और सेमीकोलन, बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर विच इज़ मोर एक्सपेंसिव बट क्विक एंड नीट। Rule number 4, use a semicolon before a conjunctive adverb and comma after it if conjunctive adverb connects two independent clauses। अगर दो independent clauses है और उनके बीच में conjunctive adverb यूज होता है तो उससे पहले हम semicolon लगाएंगे। For example, reports of the damage caused by the hurricane were greatly exaggerated। इंडीड क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब। सो कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद द स्टॉर्म वाज नॉट अ हरिकेन एट ऑल, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में कंजंक्टिव एडवर्ब यूज हुआ इंडीड। तो इंडीड से पहले हम क्या लगाएंगे? सेमी कॉलन, और इंडीड के बाद हम कोमा यूज करेंगे। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स हैज बीन एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉकिंग अलोन एट होम, सेमीकोलन, हाउएवर, फिर हम लगाएंगे कोमा। सो ये भी एक, द स्टूडेंट हैड बीन एडवाइज्ड अगेंस्ट वॉकिंग अलोन एट होम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके बाद हमने हाउएवर, हाउएवर कंजंक्टिव एडवर्ब है। सो कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले और कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो हम क्या यूज करेंगे? सेमी कॉलन। नेक्स्ट अब हम यूजेस देखते हैं कॉलन के क्या यूजेस हैं। नंबर 1, use a colon to introduce a series of items. An independent clause must precede the colon. For example, he wanted to see 3 cities in Italy. अगर इस तरह से सीरीज आती है, he wanted to see 3 cities in Italy. So हम कॉलन यूज करेंगे रोम, फ्लोरेंस एंड वेनिस। अब इसी तरह द बुक स्टोर स्पेशलाइजेज इन 3 सब्जेक्ट्स, कॉलन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक। सो अगर हम एक सेंटेंस है उसके बाद हमने सीरीज ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, 3 से 4 वर्ड्स लिखने हैं, तो उससे पहले हम सेंटेंस के बाद कॉलन यूज करेंगे। नंबर 2, यूज अ कॉलन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन्स और एक्सपैंड्स द फर्स्ट क्लॉज। हमेशा जब भी दो हमारे पास सेंटेंसेज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, और जो सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट वाले क्लॉज को या तो एक्सप्लेन कर रही है या कोई सजेस्ट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, सो उसके बीच में हम कॉलन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू लर्न द लैंग्वेज, कॉलन, माई न्यू जॉब स्टार्ट्स इन 5 weeks।
सो उसकी रीज़न बताई हुई है। नेक्स्ट आपने देखा सेकंड जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें फर्स्ट सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि मेरे पास क्यों थोड़ा टाइम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि मेरी नई जॉब स्टार्ट हो चुकी है इन 5 वीक्स। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है ऑल 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन द आर्ट्स कॉलन रिचर्ड इज स्कल्प्टर डायनी इज अ पियानिस्ट एंड जूली इज अ थिएटर डायरेक्टर। सो देखिए आपने फर्स्ट जो सेंटेंस है ऑल 3 ऑफ देयर चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन द आर्ट्स, अब ऑल 3 को एक्सप्लेन किया गया नेक्स्ट तीनों में कि रिचर्ड क्या करता है, डायनी क्या करती है, जूली क्या करता है। सो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस है और उसमें नेक्स्ट सेंटेंस में एक्सप्लेन किया गया है तो हम कॉलन का यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 3 है इफ़ अ कोटेशन कंटेन्स 2 और मोर सेंटेंसेस यूज अ कॉलन रादर देन अ कॉमा टू स्टार्ट द कोटेशन। अगर कोटेशन 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस के बीच में है तो अब हम क्या यूज़ करेंगे कॉलन। फॉर एग्जाम्पल डैड ऑफन सेड टू मी कॉलन वर्क हार्ड बी ऑनेस्ट ऑलवेज शो ऑन टाइम। सो ये 3 सेंटेंसेस को मिलाया गया एक कोटेशन में। तो जब भी एक कोटेशन में 3 या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिलाया जाएगा उससे पहले हम हमेशा कॉलन यूज़ करेंगे। और अगर एक ही सेंटेंस होगा तो आपको याद है हम हमेशा कोमा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर 2, 3 या इससे ज़्यादा सेंटेंसेस होंगे एक ही कोटेशन में, एक ही जो आपके पास इन्वर्टेड कोमाज है उसके अंदर, तो हम कॉलन यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में डैड ऑफन सेड टू मी वर्क हार्ड एक हो गया, बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज शो अप ऑन टाइम। सो ये 3 सेंटेंसेस को मिलाया गया, इसलिए हमने डैड ऑफन सेड टू मी के बाद कॉलन यूज़ किया है। रूल नंबर 4 बिटवीन आवर एंड मिनट चैप्टर एंड वर्स दी होली बुक्स, जैसे दी होली कुरान की कोई वर्सेस हैं, कोई चैप्टर है, कोई टाइम होगा, उसके बीच में हम कॉलन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एट 4:30 के बीच में हमने कॉलन यूज़ किया। PM द डोर विल बी ओपन टू द पब्लिक। यू विल फाइंड दोज वर्ड्स इन जेनेसिस 1 कॉलन 14 to 17। सो इस तरह की कोई भी चैप्टर्स हैं, मिनट्स हम कर रहे हैं या टाइम के बीच में हम कॉलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज यूज ऑफ एपिस्ट्रोफी। रूल नंबर 1 यूज एपिस्ट्रोफी टू शो ओनरशिप। A use an apostrophe plus s to show that one person thing owns or is a member of something. For example, the bike's handlebars were bent in the crash. So bikes ये ओनर है किसी का, किसी की चीज़ है, तो अगर किसी की ओनरशिप शो करनी हो तो हम एपिस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा बाइक के बाद हमने एपिस्ट्रोफी यूज़ किया और फिर एस लगाया। इसी तरह माई बॉस apostrophe s job at the bank was eliminated due to budget cuts. If the noun is plural and ends in s add only an apostrophe. अगर कोई भी नाउन प्लूरल और s पे एंड हो रहा है तो उसके बाद हम सिर्फ एपिस्ट्रोफी यूज करेंगे, उसके बाद s यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोथ बनानाज एक प्लूरल s पे एंड हुआ है तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, एपिस्ट्रोफी यूज करेंगे। पील्स हैड turned brown. The clowns के बाद हमने apostrophe यूज की। shoes protruded from the windows of the Volkswagen. अब if the plural noun doesn't end in s add an apostrophe plus s. अगर plural noun s पे end नहीं हो रहा तो हमने apostrophe और s दोनों लगाने हैं। तो ये आपने याद रखना है, अगर plural noun s पे end हो रहा है तो हमने just apostrophe लगानी है। अगर plural noun s पे end नहीं हो रहा तो हमने apostrophe भी लगानी है और साथ s भी लगाना है। एग्जाम्पल द चिल्ड्रन प्लेज रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन। चिल्ड्रंस, सो चिल्ड्रंस प्ले ये एक प्लूरल है बट s पे एंड नहीं हो रहा, चिल्ड्रन एक प्लूरल वर्ड है, सो हम चिल्ड्रन के बाद एपिस्ट्रोफी और s यूज करेंगे। इसी तरह द मेन्स रूम हैज़ बीन रेनोवेटेड। सो मैन एक प्लूरल है बट s पे एंड नहीं हो रहा, सो प्लूरल वर्ड जो भी s पे एंड नहीं होगा और वो कोई ना कोई चीज़ ओनरशिप ओन कर रहा होगा तो उसके बाद हम एपिस्ट्रोफी और s लगाएंगे। रूल नंबर 2 इफ टू पीपल possess the same item put the apostrophe plus s after the second name only. अगर दो लोग एक ही आइटम के बारे में डिस्कस हो रहा है तो हमने सेकेंड वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है। जैसे एग्जांपल में द मैन एंड वुमेन्स कार वॉज बैडली डैमेज। अब मैन और वुमेन दोनों की बात हो रही है लेकिन सेकेंड वर्ड के बाद हमने एपोस्ट्रोफी और एस लगाना है।
बॉब एंड जेम्स पेरेंट्स हैव लेफ्ट द हाउस। अब दोनों के ही पेरेंट्स के बारे में बात हो रहा है, लेकिन हमने बॉब के बाद नहीं, जो सेकंड वर्ड है उसके बाद एपोस्ट्रोफी और एस लगाया, जैसे जेम के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस। बी है इफ मल्टीपल नाउन्स ईच पोजेस अनदर नाउन इंडिविजुअली, ईच नाउन शुड हैव एन एपोस्ट्रोफी। For example, the students and teachers motivations were in conflict. अब अगर मल्टीपल नाउन यूज हो रहे हैं और हर नाउन जो है वो इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो फिर हम हर नाउन में क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी और एस। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स मोटिवेशन वर इन कन्फ्लिक्ट, सो स्टूडेंट्स के बाद भी एपोस्ट्रोफी एंड एस एंड टीचर्स के बाद भी एपोस्ट्रोफी एंड एस। इसी तरह अलीज एंड हिज फ्रेंड्स, अली के बाद भी एपोस्ट्रोफी एंड एस एंड हिज फ्रेंड्स के बाद भी, फ्रेंड के बाद भी एपोस्ट्रोफी एंड एस, पेरेंट्स आर ऑन दी वे। रूल नंबर 3, यूज एपोस्ट्रोफी फॉर कॉन्ट्रैक्शंस। हम जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स करने के लिए बड़े वर्ड्स होते हैं उनको एक एडवांस इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं इन सब वर्ड्स को। फॉर एग्जांपल इट इज़ को हमने इट के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस इट्स बना दिया। आई एम आई के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एम। हुज, सो हु इज को हमने कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म में यूज किया, हु के बाद कोमा लगा के एस का क्या मतलब है, हु इज। हैज नॉट को हैजन, फॉर एग्जांपल हैज के बाद एन और कोमा लगा एपोस्ट्रोफी लगा के टी। इसी तरह यू आर को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यू के बाद एपोस्ट्रोफी एंड आर। सो इसी तरह जब भी हमने कॉन्ट्रैक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनानी होती हैं एडवांस इंग्लिश में, हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। Rule number 4, the personal pronouns hers, ours, yours, theirs, its, whose and the pronoun oneself never take an apostrophe. जितने भी personal pronouns are, for example hers, ours, yours, their, its, whose and pronoun oneself never take an apostrophe, इनके साथ कभी भी apostrophe हम यूज़ नहीं करते। अगर सेंटेंस में आप करेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल whose glass are there, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है who के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस लगा के whose glass, इसका बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो जाता है। who के बाद एपोस्ट्रोफी और एस का मतलब है who is glass are these, सो ये एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट पूरी फॉर्म हम लिखेंगे whose glass are these, ये करेक्ट है। दिस इज माई ATM कार्ड, इट्स पिन कोड इज नॉट वर्किंग, ये इनकरेक्ट है। इट्स नहीं, यहाँ पे इट्स का मतलब हो जाएगा इट इज, सो जबकि हमने डायरेक्टली इट्स लगाना है। सो सेकेंड सेंटेंस में देखिए दिस इज माई ATM कार्ड, इट्स पिन कोड इज नॉट वर्किंग, ये करेक्ट होगा। तो कभी भी हम कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनाएंगे उन सेंटेंसेस में जहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस यूज हो रहे होंगे, क्योंकि उनके टोटली मीनिंग्स ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस और शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अगर हम करेंगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। रूल नंबर 5, विद अ सिंगुलर कंपाउंड नाउन एड द एपोस्ट्रोफी प्लस एस ओनली टू द लास्ट वर्ड। जितने भी सिंगुलर कंपाउंड नाउन का क्या मतलब होता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का मजमुआ या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाना और उसका कोई मीनिंग, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। सो अगर माई ब्रदर इन लॉज, तो लास्ट वर्ड के बाद हम एपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। लव ऑफ ड्राइविंग नोज नो लिमिट। इसी तरह द प्रेजिडेंट इलेक्ट्स, प्रेजिडेंट के बाद हम नहीं लगाएंगे इलेक्ट्स, सेकेंड वर्ड के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस। एजेंडा प्रपोज नो मेजर पॉलिसी चेंजेस। तो जहां पे भी कंपाउंड नाउन होंगे सेंटेंस में, जो सेकेंड या थर्ड वर्ड जो लास्ट वर्ड होगा उसके बाद हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी एंड एस। इसी तरह इफ एन इनडेफिनेट प्रोनाउन ओन्स अ नाउन एड एपोस्ट्रोफी प्लस एस। अगर कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं, समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सारे के सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन के बाद हम एपोस्ट्रोफी एंड एस यूज करेंगे। जैसे समवन्स कार इज पार्क्ड इन लोडिंग जोन, सो ये नाउन को ओन कर रहा है, कार को, समवन्स कार, तो समवन के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस। डज एनीबॉडीज की फिट दिस लॉक, सो एनीबॉडी के बाद एपोस्ट्रोफी एंड एस। नेक्स्ट है यूज ऑफ कैपिटलाइजेशन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है और इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूल नंबर 1,
ए, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। जब भी हम कोई भी फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो उसका पहला लफ्ज हमेशा कैपिटल होता है। जैसे द कैट इज स्लीपिंग, द का टी कैपिटल, वेयर डिड आई पुट द बुक, वेयर का डब्ल्यू कैपिटल। सो ये तो एक कॉमन सी बात है, शुरू से ही हम सीखते आ रहे हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। फुल स्टॉप के बाद कोई वर्ड लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। इसी तरह कैपिटलाइज नेम्स एंड अदर प्रॉपर नाउन। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, किसी भी साइंटिस्ट का नाम, किसी भी बड़ी शख्सियत का नाम, बुक का नाम, नॉवल का नाम, इस तरह के प्रॉपर नाउन्स जितने भी होते हैं, स्कूल का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम, तो वो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। जैसे दैट्स नेचुरल, मिस्टर स्टीवर्ट सेड। सो मिस्टर का एम आप देख रहे हो, स्टीवर्ट का एस भी कैपिटल है। इसी तरह हाउ अबाउट सम बेबी बॉय इन पेंसिल्वेनिया, सो आर्थर काउंटेड, आर्थर का ए कैपिटल है। तो प्रॉपर नाउन्स के बाद हम या कैपिटलाइज करेंगे वर्ड्स को। अब इसी तरह दी फर्स्ट लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमास जो होती है वो कैपिटल होती है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल होता है हमेशा, उससे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे यू आरंट मेकिंग सेंस, यू ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है, यू का वाई कैपिटल है, आर्थर सेड। अच्छा, in case reporting speech is between two reported speeches, the first letter of the second reported speech should start with a small letter. अब अगर ये एक इन केस ऐसा होता है कि दो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होते हैं, दो सेंटेंसेस इन्वर्टेड कोमास के अंदर होते हैं, जो फर्स्ट वाला होगा उसका आपने कैपिटल लिखना है, जो सेकंड वाला होगा उस रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा वर्ड स्मॉल लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुश द बटन का, इफ यू पुश द बटन, इफ आई जो है वो कैपिटल है, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम somewhere in the word someone you don't know will die. So somewhere ये जो सेकेंड हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच की लाइन है, इसमें से somewhere जो फर्स्ट वर्ड है ये कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल लिखना है। इसी तरह I as a pronoun is always capital. I जो होता है हमेशा सेंटेंस में कैपिटल ही लिखते हैं। अगर एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे होते हैं हम I को, तो I हमेशा कैपिटल ही यूज होता है, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो या शुरू में हो। अब रूल नंबर 2, कैपिटलाइज व्हेन 2 और मोर सेंटेंसेस फॉलो अ कॉलन। जब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस कॉलन को फॉलो कर रहे हो तो जो सेकंड सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जांपल, वी हैव सेट दिस रिस्ट्रिक्शन कॉलन, डू योर चोर्स बिफोर वॉचिंग टेलीविजन, दैट इंक्लूड्स वॉशिंग द डिशेज। अब आपने देखा उसको सेंटेंस को एक्सप्लेन किया जा रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। सो फर्स्ट सेंटेंस के बाद दो सेंटेंसेस और बीच में कॉलन का यूज किया, इसलिए हमने कॉलन के फौरन बाद जो वर्ड है डी और डू, उसका फर्स्ट वर्ड डी कैपिटल लिखा है। इसी तरह डू नॉट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन इफ यू आर राइटिंग अ लिस्ट और इफ देयर इज ओनली वन सेंटेंस फॉलोइंग द कॉलन। अगर कॉलन के बाद सिर्फ एक सेंटेंस, आपने ये फर्स्ट वाली एग्जांपल में देखा, कॉलन डू योर चोर्स बिफोर वॉचिंग टेलीविजन, दैट इंक्लूड्स वॉशिंग द डिशेस। तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये कॉलन के बाद दो सेंटेंसेस है। अगर कॉलन के बाद दो सेंटेंसेस होंगे तो हम कैपिटल करेंगे, अगर कॉलन के बाद एक ही सेंटेंस होगा तो हम कैपिटल नहीं करेंगे। और दूसरा, अगर कॉलन के बाद लिस्ट होगी तो वो भी हम वर्ड्स कैपिटल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट वाली एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं यहाँ पे, देयर आर मैनी मेटल्स हिडन अवे विद इन द अर्थ्स क्रस्ट, कॉलन गोल्ड, जिंक एंड लेड आर जस्ट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ये आपने देखा गोल्ड, जिंक एंड लेड, ये एक सीरीज है, ये एक आपके पास क्या दिया हुआ, लिस्ट दी हुई है। तो गोल्ड का जी कभी भी कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल ही रहेगा। अब इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल जो है, देयर इज वे टू रिमेंबर टेस्ट इंफॉर्मेशन, कॉलन स्टडी अ लॉट द नाइट बिफोर योर बिग मिड टर्म। सो ये दो सेंटेंसेस है। हमने क्यों नहीं यहाँ पे किया कॉलन के बाद स्टडी का एस कैपिटल, क्योंकि कॉलन के बाद सिर्फ एक ही सेंटेंस था और ये रूल है कि अगर कॉलन के बाद सिर्फ एक ही सेंटेंस होगा, दूसरा सेंटेंस नहीं होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो हम कभी भी वो वर्ड कैपिटल नहीं लिखेंगे, वो वर्ड हमेशा स्मॉल ही लिखेंगे। सो दो केसेस में हम स्मॉल लिखेंगे, अगर लिस्ट है और या फिर आपके पास एक ही कॉलन के बाद सेंटेंस है। रूल नंबर 3, capitalize titles when they are used before names unless the title is followed by comma. Do not capitalize the title if it is used after the name or instead of name. अच्छा, अगर कोई भी टाइटल आपके पास नाम से पहले यूज किया गया है तो हम कैपिटलाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजिडेंट विल एड्रेस कांग्रेस,
सो कांग्रेस यहाँ पे हमने यूज़ किया। उसके बाद द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विलियम लाए विल प्रिजाइड एट द कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन का सी बड़ा और बोर्ड विलियम लाए का डब्ल्यू बड़ा। गवर्नर माओ, सो माओ से पहले हमने गवर्नर यूज़ किया तो जी बड़ा। लेफ्टिनेंट चार्ल्स, सो चार्ल्स से पहले हमने लेफ्टिनेंट यूज़ किया यानी कि उसका टाइटल, उसका रैंक यूज़ किया, सो एल कैपिटल होगा। इसी तरह अटॉर्नी जनरल ब्रैडले, सो ब्रैडले से पहले हमने उसका टाइटल यूज़ किया, उसका खिताब यूज़ किया है, तो हम अटॉर्नी जनरल जो है उसका अटॉर्नी का भी ए और जनरल का भी जी कैपिटल लिखेंगे। जब भी हमारे पास नाम से पहले कोई चीज़ एक्सप्लेन करी होगी तो हम कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज यूजेस ऑफ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सो उनके रूल्स क्या होते हैं। यूज अ फुल स्टॉप, रूल नंबर 1, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। सो ये तो बहुत कॉमन है, सब भी सेंटेंस खत्म करेंगे उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे। आफ्टर एब्रीविएशंस, जितनी भी एब्रीविएशंस होते हैं, BBC, मिस्टर के बाद हमने फुल स्टॉप यूज़ किया, मिसेस के बाद ऑर्थर लिविस फुल स्टॉप यूज़ किया। सो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, उसके बीच में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। BA फुल स्टॉप, MA, इसी तरह MBBS के बीच में भी यूज़ करेंगे। अब एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे उसके एंड में भी हम यूज़ करेंगे। आई वंडर्ड व्हाई शी बंक्ड दी क्लास। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि मैं हैरान हूँ कि उसने बंक क्यों की क्लास, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। इसी तरह मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प। तो जितने भी इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं पंक्चुएशन मार्क, हम उसमें फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। यही 3 यूजेस हैं फुल स्टॉप के, यही 3 रूल्स हैं जहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के क्या रूल्स होते हैं। नंबर 1 इज यूज अ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन। पीछे हमने पढ़ा था जहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन था हम फुल स्टॉप यूज करते थे। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, वहां पे हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रही हो, सो क्वेश्चन मार्क आस्क्ड आर्थर। Who do you represent? क्वेश्चन मार्क डिमांडेड नॉर्मा। सो यहाँ पे जब भी डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अब यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन अ सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन। अब जहाँ पे हाफ स्टेटमेंट और हाफ क्वेश्चन होंगे, जैसे हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, 2 वर्ड से मिलके बना। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, जो 2 वर्ड्स या 3 वर्ड से मिलके बनते हैं। सेंटेंस के एंड में ज़्यादातर हम पूछते हैं, उनके बाद भी हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। जैसे यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, कोमा डू यू। सो डू यू के बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये टैग क्वेश्चन था, हाफ क्वेश्चन था। इसी तरह यू डू केयर, ये एक स्टेटमेंट है, कोमा डोंट यू। डोंट यू, ये 2 वर्ड्स क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन है, तो इसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। A sentence having an interrogative tone may be converted into direct question. For example, Mrs. Lewis. अब ये एक interrogative tone में अगर हम पूछेंगे तो हम question mark यूज करेंगे। इसी तरह yes क्वेश्चन मार्क, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट। सो इसी तरह के जब भी हमारे पास इंटरोगेटिव टोन होगी तो उसके बाद भी हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पंक्चुएशन मार्क्स के रूल्स, यूजेस, एग्जांपल्स बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आपने इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह की इजी लर्निंग वीडियोस ये प्लेटफॉर्म आपके लिए लेके आता है। आप ज़रूर अगर न्यू है तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी ग्रामर सीखने में मुश्किल पेश आ रही है तो हम आपके लिए आसान वीडियोस लेके आएंगे। आपने जस्ट कमेंट में जाके बताना है हमें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।